गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स, वीडियोस, बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल, सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। फीडबैक ये एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही मतलब हम सबके कान खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। कभी हमें ये मिलता है, कभी हम देते हैं, और कितनी बार हमने ऐसा कुछ सुना है, आपको ना थोड़ा और प्रोएक्टिव होना चाहिए। हाँ, या फिर बस अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर कर लीजिए। वही, सुनने में तो ये बहुत जरूरी लगता है, पर इसका असल में मतलब क्या है? हम इसे सीखें क्या? बिल्कुल सही, ये बहुत ही आम समस्या है। इस तरह का जो फीडबैक होता है ना, वो अक्सर मदद करने की बजाय मतलब कंफ्यूजन ज्यादा पैदा करता है। हाँ, और यहीं से सारी गड़बड़ शुरू होती है। हम फीडबैक को एक बहुत जरूरी औजार मानते हैं, लेकिन अक्सर इसका इस्तेमाल ऐसे करते हैं जैसे किसी नाजुक ताले को हथौड़े से खोलने की कोशिश कर रहे हो। और आज हम इसी ताले को सही चाबी से खोलने की कोशिश करने वाले हैं। हमारे पास फीडबैक की साइकोलॉजी और उसके सिद्धांतों पर कुछ कुछ बहुत दिलचस्प रिसर्च और लेख हैं। जी। और हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि फीडबैक क्या है, बल्कि ये समझना है कि एक अच्छा फीडबैक काम क्यों करता है और बुरा फीडबैक वो क्यों हर बार फेल हो जाता है। चलिए इस विषय की तह तक जाते हैं। तो सबसे पहले उस बुनियादी समझ को ठीक करते हैं जो हम सबके दिमाग में है। फीडबैक सिर्फ किसी को ये बताना नहीं है कि उन्होंने क्या सही किया या क्या गलत। अच्छा। जो रिसर्च हम देख रहे हैं वो इसे एक दो तरफा संचार प्रक्रिया कहती है, जिसका मकसद सिर्फ सुधार नहीं बल्कि एक साझा समझ, एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग बनाना है। साझा समझ, ये दिलचस्प है। मतलब ये कोई भाषण नहीं है, बल्कि एक संवाद है, एक डायलॉग है। बिल्कुल। और इसी संवाद को बेहतर समझने के लिए हमारे स्रोत इसे कुछ श्रेणियों में बांटते हैं, जैसे सकारात्मक, नकारात्मक, रचनात्मक और फिर औपचारिक और अनौपचारिक भी। हाँ, और ये वर्गीकरण हमें इसकी बारीकियों को समझने में मदद करता है। अक्सर लोग बस सकारात्मक और नकारात्मक फीडबैक पर ही अटक जाते हैं। सही। सकारात्मक यानी तारीफ, जैसे आपकी प्रेजेंटेशन बेहतरीन थी। जी, इसका मकसद साफ है, अच्छे काम को बढ़ावा देना ताकि वो दोबारा हो। और फिर है नकारात्मक फीडबैक, जैसे रिपोर्ट में बहुत गलतियां थीं। लेकिन यहीं पे मेरे मन में एक सवाल आता है, क्या सिर्फ ये कह देना कि रिपोर्ट में गलतियां थीं वाकई किसी की मदद करता है? हाँ, ये तो सिर्फ एक समस्या बता रहा है, उसका हल तो नहीं दे रहा। ये तो सुनने वाले को मतलब निराश और शायद थोड़ा डिफेंसिव भी महसूस करा सकता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और इसीलिए तीसरा प्रकार यानी रचनात्मक फीडबैक वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। रचनात्मक मतलब कंस्ट्रक्टिव? हाँ, देखिए, नकारात्मक फीडबैक अतीत को देखता है, वो बताता है कि क्या गलत हुआ। रचनात्मक फीडबैक भविष्य को देखता है, वो बताता है कि इसे ठीक कैसे किया जा सकता है। तो रिपोर्ट में गलतियां थीं कहने की बजाय रचनात्मक तरीका क्या होगा? रचनात्मक तरीका होगा कुछ ऐसा कहना, मैंने देखा कि रिपोर्ट के डेटा वाले सेक्शन में कुछ कैलकुलेशन एरर है। अगली बार सबमिट करने से पहले
क्या हम एक बार फाइनल नंबर्स को साथ में रीचेक कर सकते हैं? अच्छा। देखिए, फोकस आलोचना से हटकर समाधान और सहयोग पर चला गया। अब ये हमला नहीं बल्कि मदद की पेशकश लगती है। ये फर्क बहुत बड़ा है। एक आपको बंद कर देता है, दूसरा आपको सीखने के लिए खोलता है। बिल्कुल। लेकिन ये सब तो काफी सोच समझकर की जाने वाली बातें लगती हैं। क्या फीडबैक हमेशा इतना औपचारिक और परफेक्ट होना चाहिए जैसे किसी एनुअल रिव्यू में होता है? नहीं नहीं, दोनों ही जरूरी हैं। औपचारिक फीडबैक जैसे परफॉर्मेंस रिव्यू आपको बड़े लक्ष्यों और पैटर्न पर बात करने का मौका देता है। ठीक है। लेकिन हमारे स्रोत कहते हैं कि अनौपचारिक यानी रोजमर्रा का फीडबैक वो अक्सर ज्यादा असरदार होता है। जैसे किसी मीटिंग के फौरन बाद कहना, आज आपने जो डेटा पॉइंट पेश किया उसने पूरी चर्चा का रुख बदल दिया, बहुत बढ़िया। ये तुरंत मिलता है और इसका असर ज्यादा गहरा होता है। सही बात है। इंतजार करने से वो पल और संदर्भ दोनों ही खो जाते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि फीडबैक के अलग अलग रूप क्या हैं। पर वो क्या चीज है जो किसी भी अच्छे फीडबैक की नींव होती है? वो कौन से सिद्धांत हैं जो हर तरह के फीडबैक पर लागू होते हैं? इस पर रिसर्च बहुत साफ है। एक असरदार फीडबैक की कुछ खासियतें होती हैं। ये विशिष्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक, अस्पष्ट नहीं। समय पर होना चाहिए, टाइमली। सम्मानजनक होना तो खैर जरूरी है ही, लेकिन इन सब में जो सबसे जरूरी बात है और जहां सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं, वो क्या है? वो है फीडबैक व्यवहार पर केंद्रित होना चाहिए, व्यक्ति की पहचान पर नहीं। व्यवहार पर, पहचान पर नहीं। इसे थोड़ा और समझाएंगी? ये सुनने में तो आसान लगता है, पर असल में इसका मतलब क्या है? इसका एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक कारण है। इसे मौलिक आरोपण त्रुटि या फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर कहते हैं। ओके। ये हमारे दिमाग की एक प्रवृत्ति है कि जब कोई दूसरा गलती करता है तो हम उसे उसके चरित्र की कमी मानते हैं, जैसे ये तो है ही आलसी। अच्छा। लेकिन जब हम वही गलती करते हैं तो हम उसे हालात की मजबूरी बताते हैं, जैसे क्या करूं, मैं ट्रैफिक में फंस गया था। समझ गया। तो जब कोई टीम मेंबर डेडलाइन मिस कर देता है तो हमारा पहला रिएक्शन होता है ये गैरजिम्मेदार है, बजाय ये सोचने के कि शायद उसके पास काम ज्यादा था या उससे कोई मदद चाहिए थी। बिल्कुल। और जैसे ही आप किसी को कहते हैं आप गैर जिम्मेदार हैं, आपने उसके व्यवहार पर नहीं उसकी पहचान पर हमला कर दिया है। अब वो आपकी बात नहीं सुनेगा, वो सिर्फ खुद को बचाएगा। हाँ, वो सिर्फ अपनी पहचान को बचाएगा। सीखने की प्रक्रिया वहीं खत्म। इसकी जगह अगर आप सिर्फ व्यवहार पर टिके रहे तो बातचीत का दरवाजा खुला रहता है। तो क्या इसका कोई प्रैक्टिकल तरीका है, कोई मॉडल या फ्रेमवर्क जो हमें व्यवहार पर टिके रहने में मदद करे? हाँ, एक बहुत ही कारगर मॉडल है जिसे SBI मॉडल कहते हैं, सिचुएशन बिहेवियर इम्पैक्ट। SBI, सिचुएशन बिहेवियर इम्पैक्ट, स्थिति, व्यवहार और प्रभाव। जी। ये आपको व्यक्तिगत हमलों से बचाता है और आपके फीडबैक को तथ्यात्मक मतलब फैक्चुअल बनाता है। ये काम कैसे करता है? आप अपनी बात को 3 हिस्सों में कहते हैं। पहला सिचुएशन, आप उस खास स्थिति का जिक्र करते हैं, जैसे कल सुबह टीम मीटिंग में। ठीक है। दूसरा बिहेवियर, आप उस खास देखने योग्य व्यवहार का वर्णन करते हैं जो हुआ, जैसे जब क्लाइंट के सवालों का जवाब दिया जा रहा था तो आपने उन्हें कई बार बीच में टोका। ये एक तथ्य है, कोई राय नहीं। बिल्कुल। और तीसरा इम्पैक्ट, आप बताते हैं कि उस व्यवहार का आप पर, टीम पर या काम पर क्या असर हुआ, जैसे उससे ऐसा लगा कि हम क्लाइंट की बात सुनने की बजाय अपनी बात थोप रहे थे और मुझे चिंता है कि इससे हमारे रिश्ते पर असर पड़ सकता है। वाह, इसमें कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं है। आप बहुत अधीर हैं कहने की जगह आपने एक पूरी तस्वीर पेश की है जिसे नकारा नहीं जा सकता। ये तो पूरा गेम ही बदल देता है। हाँ। अब मुझे समझ आ रहा है कि ये सब करना इतना जरूरी क्यों है। ये सिर्फ किसी के प्रदर्शन को सुधारने के बारे में नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। जब एक संगठन में या किसी रिश्ते में प्रभावी फीडबैक का चलन होता है तो उसका असर हर तरफ दिखता है। प्रदर्शन और कौशल तो सुधरते ही हैं, पर साथ ही ये विश्वास को जन्म देता है। विश्वास? लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। उन्हें पता होता है कि गलतियां करने पर उन्हें अपमानित नहीं किया जाएगा, बल्कि सीखने में मदद की जाएगी। और यहीं से एक विकासोन्मुख संस्कृति, एक ग्रोथ ओरिएंटेड कल्चर पनपती है जहां हर कोई बेहतर बनना चाहता है। लेकिन अगर ये सब इतना सीधा और फायदेमंद है तो असल दुनिया में ये इतना मुश्किल क्यों होता है? हम SBI मॉडल और इन सब सिद्धांतों को जानने के बाद भी गलतियां क्यों करते हैं? हाँ, इसमें सबसे बड़ी बाधाएं क्या हैं? क्योंकि हम इंसान हैं, रोबोट नहीं। जानना एक बात है और भावनाओं के दबाव में उसे करना बिल्कुल दूसरी।
और यहीं पे असली चुनौती आती है। तो वो कौन सी बाधाएं हैं जो इस प्रक्रिया को पटरी से उतार देती हैं? हमारे स्रोत कई बाधाओं को सूचीबद्ध करते हैं, जैसे खराब संचार, मतलब बात का अस्पष्ट होना, आलोचना का डर। हाँ, खासकर उन मैनेजर्स में जो टकराव से बचना चाहते हैं। सही। विश्वास की कमी भी एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन अगर आप मुझसे सबसे बड़ी बाधा पूछें तो वो है हमारा अहंकार, ईगो। अहंकार, ये कैसे आड़े आता है? 2 तरीकों से। फीडबैक लेने वाले का अहंकार उसे रक्षात्मक बना देता है। मुझे कोई कैसे बता सकता है कि मैं गलत हूं, ये सोचना हमारे दिमाग के लिए स्वाभाविक है। हमारा दिमाग रचनात्मक फीडबैक को अपनी पहचान पर एक खतरे के रूप में देखता है। लेकिन फीडबैक देने वाले का अहंकार भी उतना ही खतरनाक है। मैं सही हूं, तुम्हें मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। ये सोच संवाद को एक तरफा आदेश में बदल देती है। मुझे लगता है कि आलोचना का डर भी कहीं ना कहीं इसी अहंकार से जुड़ा है। प्रबंधक फीडबैक देने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें सामने वाले के अहंकार की प्रतिक्रिया का डर होता है। बिल्कुल, ये एक दुष्चक्र है, एक विशिष्ट साइकिल। और यहीं पर एक और सवाल उठता है जो समय से जुड़ा है। एक सिद्धांत कहता है कि फीडबैक तुरंत मिलना चाहिए। सही। लेकिन मान लीजिए कि आप किसी की गलती पर बहुत गुस्से में हैं, क्या तब भी तुरंत फीडबैक देना सही है? ये एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल है। अगर मैं गुस्से में हूं तो मेरा SBI मॉडल शायद SBI नहीं बल्कि ANGER बन जाएगा। सही कहा। ऐसे में थोड़ा रुकना बेहतर है। फीडबैक का समय पर होने का मतलब सिर्फ जल्दी होना नहीं है, बल्कि सही समय पर होना भी है। अच्छा। सही समय वो है जब आप और सामने वाला दोनों शांत दिमाग से और सीखने की नीयत से बात कर सकें। भावनाओं के तूफान में दिया गया फीडबैक हमेशा डूब जाता है। कुल इन सब बाधाओं को, अहंकार, डर, भावनाएं, इनको दूर करने का तरीका क्या है? क्या हमें एक ऐसा माहौल बनाना होगा जहां ये बाधाएं कमजोर पड़ जाएं? यही एकमात्र रास्ता है। स्रोत इसे मनोवैज्ञानिक सुरक्षा या साइकोलॉजिकल सेफ्टी का माहौल बनाना कहते हैं। मनोवैज्ञानिक सुरक्षा। हाँ, एक ऐसा कल्चर जहां फीडबैक को हमले के तौर पर नहीं बल्कि एक उपहार के तौर पर देखा जाए, जहां सवाल पूछना और असहमति जताना सुरक्षित हो। जब लोगों को भरोसा होता है कि उनकी नीयत पर सवाल नहीं उठाया जाएगा तो उनका अहंकार बीच में नहीं आता और वे सीखने के लिए तैयार रहते हैं। तो आज की इस गहरी बातचीत को अगर समेटें तो हमने काफी कुछ सीखा। हमने शुरुआत इस विचार से की कि प्रोएक्टिव बनो जैसा अस्पष्ट फीडबैक क्यों बेकार है। जी। फिर हमने समझा कि फीडबैक एक 2 तरफा संवाद है जिसका मकसद सिर्फ सुधार नहीं बल्कि साझा समझ बनाना है। और हमने SBI जैसे प्रैक्टिकल मॉडल को देखा जो हमें व्यक्ति पर नहीं बल्कि व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। और हमने ये भी समझा कि हमारा अपना मनोविज्ञान, हमारा अहंकार, हमारा डर और हमारी भावनाएं इस प्रक्रिया में सबसे बड़ी रुकावटें कैसे बन सकती हैं। ये बातचीत फीडबैक को सिर्फ एक कॉर्पोरेट टूल की तरह देखने से कहीं आगे ले गई है। ये तो बेहतर इंसानी रिश्ते बनाने का एक तरीका है। बिल्कुल। और इस बातचीत को खत्म करते हुए मेरे दिमाग में एक सवाल घूम रहा है जो हमारे श्रोतों से ही निकल कर आता है। हम बार बार कह रहे हैं कि फीडबैक एक 2 तरफा प्रक्रिया है, एक देने वाला है और एक लेने वाला। तो सवाल ये है कि इस प्रक्रिया को सफल बनाने की आखिरी जिम्मेदारी किसकी है? ये एक बहुत मुश्किल सवाल है। क्या जिम्मेदारी उस व्यक्ति की है जो फीडबैक दे रहा है कि वो उसे SBI मॉडल का इस्तेमाल करके पूरी विनम्रता और सम्मान के साथ एक उपहार की तरह पेश करें? या फिर जिम्मेदारी उस व्यक्ति की है जो फीडबैक ले रहा है? हाँ, कि वो उसे खुले दिमाग से स्वीकार करें और उसमें सीखने का अवसर तलाशे, भले ही उसे कितने भी भद्दे या अनाड़ी तरीके से क्यों न दिया गया हो। क्या हमें एक बेहतरीन फीडबैक देने वाला बनने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए या एक बेहतरीन फीडबैक लेने वाला बनने पर? बिल्कुल, इस पर सोचना जरूरी है, क्योंकि शायद असली विकास की कुंजी वो दूसरे हिस्से में छिपी है।